तो अभी कल के क्लास में हम लोग है ना, अभी हमने दिसंबर 2015, पहले जून 2015 वाले कर रहे थे ना, फिर 15 2000, अभी कल हमने इसमें किया था क्वेश्चन नंबर जो ईयर वाइज पी वाई क्यू, जिसका लिंक मैंने ग्रुप में भेजा भी है, तो उसमें सारा पी वाई क्यू है ना। उस लिंक में अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें आई थिंक टोटल कितने पी वाई क्यू हैं जो उन्होंने अपलोड कर रखे हैं, 2000 है ना 8 से लेके स्पेशली 11 से है ना, 11 12 13, हाँ 2011 से 2000 अभी इसमें 20 तक का अपडेटेड है यहाँ पे। बाकी और है हमारे पास है ना 20 के बाद। तो इसको देखते हैं अभी। तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें कल आई थिंक हमने कहाँ तक डिस्कस किए थे, 57 तक, 7 तक ना, देख लो। सो और इसमें भी शायद हमने जब स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन नंबर 49 से 56 या 57 तक डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली पार्ट बी है ना, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट बी है। पार्ट बी में अराउंड 49 से लेके 60 तक है एक्चुअली। तो ये अभी बाकी है हमारा, ठीक है ना। तो मेनली ये जो जो हमने डिस्कस किया इसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या है, डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, प्रोबेबिलिटी बेसिक है, फिर रैंडम वेरिएबल्स हो गया, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस हो गया, है ना। इसके क्वेश्चंस हैं इसमें। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद क्या है मेनली कि वही जैसे डिज़ाइन हो गया, या सैम्पलिंग हो जाएगा, स्टोकेस्टिक है, या मल्टीवेरिएट हो गया, या फिर वो ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, है ना। ये है, देखो। तो अभी हमने ये डिस्कस किए हैं, अभी मैं बेसिक ये पार्ट डिस्कस किया हूँ है ना। बाकी भी कर सकते हैं डिस्कस, तो देखो। सो अभी क्या करें, ये भी डिस्कस किया ना हमने, कल ये डिस्कस किया, एक क्लास में हम लोग 5 6 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अभी क्या करना है बताओ, आगे क्या करें। मतलब मेनली जो, क्योंकि बेसिक प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस में आप सब भी कंफर्टेबल होंगे, जो इनका बेसिक ठीक है तो वो तो कर ही लोगे 5 6 7 क्वेश्चन, क्योंकि 12 क्वेश्चन देखोगे आप तो 49 से 60 तक जो आता है यूनिट 4 का है, अराउंड 12 क्वेश्चन हो गया ना, 12 क्वेश्चन है अराउंड ये। पार्ट बी यूनिट 4 का है ना, पार्ट बी यूनिट 4, तो ये 60 तक है, लेकिन हम 60 तक कर नहीं पाते, मतलब किया नहीं अभी। तो अभी यही सब कंटिन्यू करते हैं, या तो तो अभी देखो पहले इजी वाले क्वेश्चंस करवा देता हूँ ये सब, फिर बाद में बट डिस्कस सारे करेंगे ना, यूनिट 1 4 के मैं कोशिश करूंगा पूरा पार्ट डिस्कस करूँ, लेकिन जितना हो पाएगा, ठीक है ना। तो पहले ये सब देख लो इजी में, बाकी जो लोग सिंसियर है उनको पता ही होगा क्या डिस्कस किया क्या नहीं किया है। तो ये देखो, ये जून 2000 है ना 16 वाला, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं फिर। तो इस वाले को कंप्लीट करते हैं, यही 49 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। तो एक एक दिन में एक एक पेपर कर रहा हूँ, उसके 5 6 क्वेश्चन, बाकी जो रह गए वो आगे एक बार फिर से शुरू करेंगे यहाँ से, तो इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, वैसा होगा। तो अभी इस ऑर्डर में देख लो एटलीस्ट, क्योंकि ये पैट क्वेश्चन एक जैसा ही होगा, क्योंकि सब वही बेसिक प्रोबेबिलिटी या तो इन्फेरेंस का होगा, रैंडम वेरिएबल हो गया, या फिर डिस्क्रिप्टिव का होगा, इस तरह से है। तो इसमें अगर देखोगे तो देखो इसको अभी है ना, इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 49 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि पार्ट बी में यूनिट 4 लिखा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है देखो, पेपर है ना क्या कह रहा है, 100 tickets are marked 1 2 3 up to 100 and are arranged at random. 4 tickets are picked from these tickets and are given to 4 person A B C D. What is the probability that A get the ticket with the largest value and D get the ticket with the smallest value among A B C D? ट्राई करके देखो, तो तक मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग देखेगा उनको भी ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें जो बता रहा है कि हंड्रेड्स, ठीक है,
tickets are marked 1 2 3 up to 100 and are arranged at random. Arranged at random. फिर कह रहा है कि 4 tickets are picked from these tickets. 4 tickets are picked from these tickets at random. The 4 tickets are picked from these tickets. ठीक है, at random तो है नहीं, हटा दो. At tickets and are given to 4 persons. ठीक है, given to 4 persons. A B C D नाम है, पर्सन A, पर्सन B, पर्सन C एंड पर्सन D. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो ये भी बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, काउंटिंग का. व्हाट इज द मतलब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे सॉल्व हो जाएगा. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A gets the ticket, A gets the ticket with largest value among ABCD, है ना, with largest value, and D gets the tickets with smallest value among ABCD. ठीक है, इसकी बात कर रहा है. ऑप्शंस है आपके पास. 1/4, 1/6, 1/2 एंड 1/12. देखो जी, चलो ट्राई करके देखो पहले क्या आता है आपका आंसर. सो बताओ क्या होगा. तो 100 में से, एक्चुअली 100 में से हमें क्या करना है, 4 टिकट चुनने हैं. तो टोटल कितने वे होंगे, नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 4 आउट ऑफ 100, ये आ जाएगा 100C4, है ना. अच्छा हो गया. सो ठीक है, तो मैं सॉल्व करूँ या समझ आ गया आप लोगों को. फिर इसमें क्या होगा, हमें ऑर्डरिंग करना है नहीं. तो इट्स लाइक A
लेस देन, है ना, बीच में तो कुछ भी हो सकता है, हमें बीच का प्रॉब्लम नहीं है। मेन है यहाँ पे डी होगा। अच्छा ए लार्जेस्ट है तो उल्टा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि 4 बॉक्स है ना, या ऐसे अरेंज कर ले बेटर रहेगा ना, इस तरीके से, क्योंकि हम लोग अच्छा तो पहले 4 सेलेक्ट किया, फिर उन 4 को अरेंज करेंगे ना, क्योंकि टोटल 100 है। सो सैम्पल स्पेस में आएगा इनटू 4 फैक्टोरियल भी आएगा, राइट। पहले हमने 4 टिकट सेलेक्ट किए और उन 4 टिकट को हमने फिर अरेंज किया, तो सो इंटू 4 फैक्टोरियल काइंड ऑफ, मतलब 100p4 का हो गया ना ऐसे तो। सो इसका मतलब है कि 100p4 जो हम लोग जानते हैं, p फॉर परमुटेशन, परमुटेशन ऑफ 100 ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट अ टाइम, ये हो गया। अब मुझे अरेंज करना है इस तरीके से कि ए गेट द टिकट विद द लार्जेस्ट वैल्यू। सो ए इधर होगा एंड डी इधर होगा। so इससे कितने फेवरेबल केस होंगे ये देखना होगा। 2। 2, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे डी बी सी ए या डी सी बी ए, ये वाला ना। यस सर। सो लेकिन इसमें जो हमें ये देखना होगा, टोटल नंबर ऑफ वे है ना, ये है। सो तो सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है इससे, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा। सो दैट अच्छा 100p4 कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, देखते हैं कितना आता है। सो ये हो गया 100 फैक्टोरियल अपॉन 96 फैक्टोरियल, है ना, यही आएगा। तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, ऐसा कुछ ये है। अब कहीं भी हो सकता था ना ये तो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना जी। हमने क्या किया है, डी गेट द लार्जेस्ट, अच्छा डी गेट द स्मॉलेस्ट, ए गेट, पहले 4 नंबर आया, उन 4 में से डी के पास स्मॉलेस्ट होगा, ए के पास लार्जेस्ट होगा, बाकी अरेंज कर सकते हो। तो 4 नंबर कैन बी अरेंज इन, है ना, वैसे 4 फैक्टोरियल। सो इसमें भी तो ऐसा होगा ना, मतलब ये 2 तो ठीक है, लेकिन 2 क्या, तो वैसे पहले तो हमें 4 चुनना होगा ना। तो यू फर्स्ट सेलेक्ट द फोर्थ, है ना, तो ये क्या 100c4 इंटू 2, ऐसा कह रहे हो आप, देखो। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं था फिर तो, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पहले तो 4 नंबर होगा, फिर कोई 4 नंबर आएगा मेरे पास किसी भी वैल्यू का, है ना। तो टोटल, ठीक है देख लो, टोटल है ना 100 हमारे पास नंबर है, कोई भी 4 नंबर आ जाए। सो अरेंजमेंट ऑफ, है ना, 100 ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट अ टाइम, ये टोटल पॉसिबिलिटी हो गया। अब इसमें से 4 अरेंज होगा। अब 100 आपने सेलेक्ट किया, उसमें से हमें फर्स्ट पोजीशन पे स्मॉलेस्ट रखना है, यहाँ पे लार्जेस्ट रखना है, तो बीच में 2 पॉसिबिलिटी है अरेंज करने की, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा जी, देखो जरा। या कोई और अप्रोच लगाया आप लोगों ने। 100 इंटू ये 2, क्योंकि 2 बीच में ये फिक्स है, ये स्मॉलेस्ट यहाँ रखना है, लार्जेस्ट यहाँ रखना है, और बीच वाला बस आप अरेंज करा सकते हो, क्योंकि आंसर भी इस तरह से ही कुछ है, तो इसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल, तो ये तो कट जाएगा, तो 1/24, सॉरी 2/24, मतलब 1/12 काइंड ऑफ आएगा। और किन्होंने बताए थे, संजीवनी आपने कैसे किया, ऐसे किया है कोई और तरीका लगाए हैं? यस सर, सेम लॉजिक। अच्छा यही है, ओके। सो पहले तो मैं 100 नंबर्स हैं, पहले 4 चुनना होगा, उन 4 को अरेंज करना है। सो 100 में पहले 4 चूज किया, उन चारों को अरेंज किया, तो टोटल पॉसिबिलिटी ये था। अब हम बात कर रहे हैं कि डी को स्मॉलेस्ट मिलेगा, ए को लार्जेस्ट मिलेगा, तो फिर से हम है ना 4 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब कोई 4 नंबर आया होगा, तो फेवरेबल आउटकम क्या है इसका, सो जो लार्जेस्ट होगा वो हमें ए को देना पड़ेगा, और स्मॉलेस्ट डी को देना पड़ेगा, फिक्स कर दिया हमने उसको।
तो ये फिक्स कर दिया। अच्छा इसको हटा देते हैं 100C4 को, तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेनली वी आर वर्किंग ऑन 4 नंबर्स ओनली। तो टोटल 4 नंबर कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वे एंड देयर आर 2 फेवरेबल आउटकम इन दिस। तो ऐसे भी आ जाता है ना। तो सिंपल कि 4 नंबर कोई आएगा तो उसको अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वे में, और हमें बताना है कि लार्जेस्ट यहाँ पे स्मॉलेस्ट यहाँ पे, तो इसको बस हम अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वे में। दीज 2 पोजिशंस कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वे, है ना, 2 का मतलब समझो 2 फैक्टोरियल वे में। तो ऐसा आ जाता, तभी वही आंसर आता। तो ये लिखने का जरूरत था नहीं है, मेनली यहीं से डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब टोटल अगर आप सिलेक्शन हटा भी दो, जस्ट 4 नंबर्स आपके पास हैं, उन 4 नंबर में तो 4 नंबर कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वे एंड देन उनमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फिक्स कर दिया, तो बीच के 2 नंबर को आप अरेंज कर सकते हो 2 फैक्टोरियल में। तो सीधा सीधा लिखोगे 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसको हटा भी सकते हो। तो मतलब ये है कि कैसे आप क्वेश्चन सोचते हो इस तरीके से, है ना। डायरेक्टली ये इतना आंसर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई थिंक लिखने में टाइम जा रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो ऐसे लिखते हैं। लिखने का जरूरत नहीं है, देख लेगा पेपर जिनका है अपना, है ना, खुद देख लेगा। हम रफली लिखेंगे, पूरा नहीं लिखते हैं, टाइम जाता ना। तो इससे क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग। सो 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 बोला है कि एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, मैं रफली लिख दूंगा, पूरा नहीं लिखेंगे ना। सो एक्स वाई आर IID ये बता रखा है सच दैट, तो आप देखेंगे ये बर्नौली है एक्चुअली, तो आप ध्यान से देखेंगे तो बर्नौली 1/2 है। तो एक्स वाई आर IID बर्नौली हाफ, जेड आपको दे रखा है x प्लस वाई एंड W आपको दे रखा है मॉड x माइनस वाई। ठीक, सो पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये क्वेश्चन है रफली। ठीक है, तो ए में आपको बोल रहा है कि x इंडिपेंडेंट ढूंढना है ना। सो विच आर इंडिपेंडेंट ये ढूंढना है, तो ऑप्शन ए में है x एंड W, ऑप्शन बी में है y एंड W, ऑप्शन सी में है z एंड W, ऑप्शन डी में है, अच्छा एक मिनट सॉरी यहाँ अनकोरिलेटेड बोल रहा है, अलग अलग है। एक ऑप्शन में थोड़ा अलग है ना, देखो पेपर आपके पास है ना ग्रुप में। सो एक ऑप्शन में ये बोल रहा है कि दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर अनकोरिलेटेड, ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, है सेम ही। सो ये हमें डिसाइड करना है। देखिए सो क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को। बोल रखा है कि एक्स वाई जो है वो बर्नौली हाफ है, IID है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड जेड एक्स प्लस वाई है और डब्ल्यू मॉड एक्स माइनस वाई है। तो आपको बताना है कि एक्स और डब्ल्यू इंडिपेंडेंट है क्या, वाई और डब्ल्यू इंडिपेंडेंट है क्या, जेड एंड डब्ल्यू अनकोरिलेटेड है क्या, जेड एंड डब्ल्यू इंडिपेंडेंट है क्या। सोचो। तो यहाँ पे मेनली आपको कैसे इंडिपेंडेंट चेक करेंगे हम लोग। सो हमें एक्स का PMF तो पता है ना। सो यही वाई के साथ भी है, ये हमारे पास है। नाउ जेड का सपोर्ट क्या होगा, देखो। सो एक्स कैन टेक वैल्यू 0 और 1, वाई कैन टेक वैल्यू 0 और 1, यही है। अब जेड एक्स प्लस वाई है ना, जेड इज एक्स प्लस वाई, सेट कैन टेक वैल्यू 0 1 2, यही होगा। अच्छा डब्ल्यू है मॉड एक्स माइनस वाई, सो डब्ल्यू कैन टेक वैल्यू इक्वल है तो 0 और इक्वल नहीं है तो 1, यही दो वैल्यू होगी। तो जेड कैन टेक वैल्यू 0 1 2 एंड डब्ल्यू कैन टेक वैल्यू 0 और 1। अब हमें टोटल कितने पेयर बनेंगे जेड और डब्ल्यू के, अगर मुझे ये चेक करना है जेड डब्ल्यू अनकोरिलेटेड या इंडिपेंडेंट। अच्छा यहाँ सिंगल करेक्ट ही होगा, ठीक है। सो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। तो जेड डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी जेड इज इक्वल टू, अगर आपसे पूछा जाए जीरो की क्या प्रोबेबिलिटी है और डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो की क्या प्रोबेबिलिटी है, और फिर हम निकालेंगे जेड इज इक्वल टू जीरो इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल क्या इक्वल है ज्वाइंट के, है ना, ये चेक करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग पहले दोनों मार्जिनल निकाल लेते हैं, मैं पहले CD ऑप्शन ही देखना चाह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट स्पेशली यहाँ चेक कर रहे हैं हम लोग।
तो Z0 का क्या मतलब है, x प्लस वाई जीरो है। x प्लस वाई जीरो कब होगा, जब x को भी जीरो होना पड़ेगा, y को भी जीरो होना पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ये 1/4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि x01 y01 हो सकता है। फिर W0 का क्या मतलब है, W0 तब होगा जब दोनों जीरो होगा या दोनों वन होगा, है ना, यही मतलब है। तो यहाँ x0 y0 या x1 y1, अब ये इंडिपेंडेंट है तो 1/4 प्लस 1/4, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब हम थर्ड ये निकालते हैं ना, सो हम लोग ये वाला फाइंड करते हैं अब। सो Z0 और W0 इंटरसेक्शन क्या है, तो Z0 तब होगा जब x को जीरो y को जीरो होना पड़ेगा, और W0 कब होगा, जब x को जीरो और y को मतलब 0 0 या 1 1, है ना। ये तो यहाँ पे यही आ गया कि ये दोनों तभी पॉसिबल है एक साथ, है ना, दोनों साइमल्टेनियसली कब पॉसिबल है, जब एक्स वाई दोनों जीरो होगा तभी पॉसिबल है, क्योंकि ये तो 1 1 पे भी पॉसिबल है, लेकिन 1 1 पे Z0 पॉसिबल नहीं है, तो ये भी 1/4 आ गया। तो अगर हम देखें कि क्या ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स है, यहाँ से हम ये चेक कर रहे हैं कि ज्वाइंट ऑफ Z एंड W इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। आप चेक कीजिए, ठीक है। तो ये जो 1/4 इंटू 1/2, 1/4 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये तो आउट हो गया, है ना। ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है क्या, तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है। ठीक, अचानक कोरिलेटेड चेक करेंगे, पहले इसका इंडिपेंडेंस चेक करते हैं। सेम चीज़ इसके साथ है, क्योंकि x का सपोर्ट 0 1 है ना, हम लोग ये जानते हैं कि x का सपोर्ट 0 1 है, y का 0 1 है, z का 0 1 2, w का 0 1 है। तो जैसे मुझे यहाँ पे एक्चुअली मुझे चेक करना है कि क्या x और w इंडिपेंडेंट है, तो मैं अगर ऐसे स्टार्ट करूं कि x इज 0 एंड w इज 0, तो ये है ना, w 0 कब होगा, when x इज 0 एंड, है ना, मतलब वही, तो x 0 ऑलरेडी बोल दिया है, तो x को 0 रख देंगे तो y को 0 ही होना पड़ेगा। सो दिस अल्टीमेटली रिड्यूस टू x 0 एंड y 0, है ना, तो ये 1/4 आ जाएगा, राइट। और अलग अलग देखे तो x बराबर 0 हाफ है और w बराबर 0 हाफ है, तो ये तो ओके है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब मैं अभी क्या जस्टिफाई किया हूँ कि x इज इक्वल टू 0, मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ इंडिविजुअली, PMFs है ना, डिस्क्रीट है, तो ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन्स फॉर ईच पॉइंट, ठीक है। तो अभी मैंने ये चेक किया x बराबर 0 w बराबर 0, ये इक्वल है x बराबर 0 इंटू w बराबर 0 के, क्योंकि w बराबर 0 मैंने हाफ निकाल रखा है, x बराबर 0 हाफ ही होगा, तो प्रोडक्ट 1/4 और ये 1/4 है, तो ये तो ओके है। थोड़े और देखो तो इसमें थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा, है ना, जैसे कहने का मतलब अभी हमने एक ही चेक किया, ऐसे मुझे जितने पॉसिबल पेयर्स हैं उस पर चेक करना पड़ेगा। जैसे प्रोबेबिलिटी x इज 0 एंड y w इज़ 1, हम इस पर चेक कर रहे हैं, x इज 0 एंड w इज़ 1, चलो इस पर चेक करते हैं। तो x को 0 रखेंगे, w 1 होने का मतलब है x को 0 रख दिया और w को 1 रख दिया, तो y को 1 ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इज़ 0 y इज़ 1 अलग अलग कर लो क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो 1/4 आ जाएगा। अब ये 1/2 ऑलरेडी है, और w बराबर 0 1 ही हो सकता था, हाफ हाफ, तो ये भी ओके है, तो मतलब दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज x इज इक्वल टू 0 w इज इक्वल टू 1 के इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। इस तरह कर लोगे ना आप लोग चेक, देखो ऐसे ही सेम चीज़ आप चेक करो कि जब x1 w 0, सो मुझे तो ऐसा अब लगने लगा है कि है ना x1 है और w 0 है, तो y1 होगा 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 का हाफ 1/4 आ जाएगा, सो 1/4, सो ये ओके है। x इज इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू 0 हाफ हाफ आएगा, तो यहाँ से आपको दिखने लगता है x इज 1 एंड w इज 1, तो x1 w1 कब होगा, जब x y को 1 होना पड़ेगा, तो x1 y1, तो ये भी 1/4 हो जाएगा और ये सेम हो जाएगा, तो देखो पहला ऑप्शन ही ट्रू हो गया। सो बाकी मुझे चेक करने की जरूरत है नहीं, ये सिंगल करेक्ट है। तो हालांकि मैंने पहले डी ऑप्शन से स्टार्ट किया था, बट अगर ए से स्टार्ट करते तो सीधा सीधा प्रूफ हो गया हमारा 4 पॉइंट, क्योंकि w 0 1 ले सकता है, x भी 0 1 ले सकता है, तो पॉसिबल पेयर 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटी है। इन चारों पॉसिबिलिटी मैंने ज्वाइंट निकाले, फिर चेक किया कि ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल के इक्वल है कि नहीं है। किसी को क्वेरी है तो पूछिए। तो पहला ऑप्शन इसका ट्रू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो ये रहा, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। 51 पे आते हैं। अब आंसर किसे मैच कर लीजिएगा, आंसर अगर मैच ना हो तो बताइएगा। इसमें आंसर की भी है जो PDF ग्रुप में भेजा है। 51 देखिए, लिखूंगा पूरा नहीं, बस ऐसे ही बता देता हूँ।
बोल रहा है एक्स टी एंड वाई टी आर टू इंडिपेंडेंट प्योर बर्थ प्रोसेस विथ बर्थ रेट लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो मतलब ये बोल रहा है कि एक्स टी जो है प्योर बर्थ प्रोसेस है विथ रेट लैम्डा 1 एंड यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पे, बस एक्स टी की जगह वाई टी हो गया है। सो वाई टी इज प्योर बर्थ प्रोसेस विथ रेट लैम्डा 2, यही है। So x3 is a pure birth force with rate lambda 1, birth rate lambda 1 and ठीक है, तो यहाँ बर्थ रेट है। सो प्योर बर्थ प्रोसेस इज सेम एज पॉइसन प्रोसेस, तो आप इसको एज अ पॉइजन प्रोसेस हो सकते हो कि एक्स टी इज अ पॉइसन प्रोसेस विथ रेट लैम्डा 1, वाई टी इज अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट लैम्डा 2। ठीक है। सो अब आपसे पूछ रहा है कि लेट, आगे कह रहा है लेट जेड टी हमने रखा एक्स टी प्लस वाई टी। ठीक है। देन ऑप्शंस है, जो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जेड टी इज नॉट अ प्योर बर्थ प्रोसेस, जेड टी इज नॉट अ प्योर बर्थ प्रोसेस। ऑप्शन बी है जेड टी इज अ प्योर बर्थ प्रोसेस विथ, जेड टी इज प्योर बर्थ प्रोसेस विथ रेट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सी है जेड टी इज प्योर बर्थ प्रोसेस विथ बर्थ रेट मिनिमम, है ना। सो ये कॉमन है, बस यही चल रहा है बस। सो दिस इज रिपीटिंग, बस यहीं पे चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन सी है और यही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए। सो बस यहाँ चेंजेस क्या हैं, चेंजेस हैं यहाँ पे। तो इसमें बोल रहा है कि रेट होगा मिनिमम ऑफ लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 और यहाँ होगा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो आप तो जानते होंगे ना, अगर जैसे मैंने कहा कि ये बेसिक डेफिनेशन पे, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, हमने कहा ना प्योर बर्थ प्रोसेस इज पॉइसन प्रोसेस, ये तो पॉइसन प्रोसेस में 0 1 2 3 है ना। सो इसमें इनिशियल स्टेट 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, है ना। यहाँ डेथ नहीं होगा, डेथ मतलब डिपार्चर नहीं होगा। तो आप लोग मुझे बताइए जिनको आइडिया है, एक्स टी इज अ पॉइसन प्रोसेस विथ रेट लैम्डा 1, तो एक्स टी रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बता पाएंगे। पॉइसन लैम्डा टी। हाँ, पॉइसन लैम्डा टी। सो मतलब वैसे लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सेम चीज़ जैसे भी लिखो आप। सो जो एक्स टी है दिस इज Poisson lambda t and similarly lambda 1 t and yt is Poisson lambda 2 t और x y आई थिंक इंडिपेंडेंट दे रखा है ना। सो इंडिपेंडेंट भी दे रखा है। तो बताइए टू इंडिपेंडेंट पॉइसन रैंडम वेरिएबल का सम क्या फॉलो करता है। तो यहाँ से मैं पूछूं आपसे एक्स टी प्लस वाई टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टी। है ना। सो पॉइसन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टी, और इससे ये क्लियर नहीं हो गया कि यही तो जेड टी है, तो इसका मतलब जेड टी इज प्योर बर्थ प्रोसेस, मतलब पॉइजन प्रोसेस मतलब प्योर बर्थ प्रोसेस विथ रेट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। चेक कीजिए आप लोग, मेरे साथ बी सही लग रहा है मुझे, तो देख लो आप लोग। ठीक है, चेक कीजिए, सिर्फ डेफिनेशन से ओके है। आंसर की में देख लेना आप लोग, आंसर की होगा उसमें जो पीडीएफ भेजा ना ग्रुप में, उसके लास्ट में आंसर की भी है, तो जस्ट क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 52 कह रहा है आपसे कि
x1 इज नॉर्मल 0 1, ठीक है। सो x1 जो है नॉर्मल 0 1 है, एंड x2 जो डिफाइन किया गया है -x1 इफ x1 is between -2 and +2 and x1 otherwise, ठीक है। तो x1 है नॉर्मल 0 1, x2 -x1 है अगर x1 की वैल्यू -2 से 2 में है, x2 x1 ही है अदरवाइज। सो ऑप्शंस पूछ रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है को रिलेशन बिटवीन x1 x2 इज 1। दूसरा ऑप्शन है x1 डज नॉट हैव नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी x2 होगा ना, x2 डज नॉट हैव नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है x1 x2 इज बाईवेरिएट नॉर्मल, एंड डी है x1 x2 डज नॉट हैव, ठीक है। ये बोल रहा है x1 x2 हैज बाईवेरिएट नॉर्मल, डज नॉट हैव बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए तो ये क्वेश्चन है, तो x1 तो नॉर्मल 0 1 ही है। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से x2 का CDF निकालेंगे ना, मान लो x2 का CDF वेरिएबल t ले लिया या x ले लो चाहो तो, अगर आप x लोगे तो x ले लो। सो अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा। अच्छा आप ये जानते होंगे कि x1 अगर नॉर्मल 0 1 है, सो -x1 भी नॉर्मल 0 1 ही होगा, है ना। अगर x1 नॉर्मल 0 1 तो -x1 भी नॉर्मल 0 1 होगा। अच्छा 50 का आंसर क्या 4 दे रहा है, 50 क्या पिछला क्वेश्चन था, 50 क्या है, 50 का 4 दे रहा है ओ, और हमने ए निकाल दिया। सर बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा था। अच्छा ओ अच्छा मैंने करेक्ट निकाला ना, अच्छा तो फॉल्स पूछा था ओ, तो फॉल्स पहला ही हमने चेक कर लिया फॉल्स क्या है। ओके तो मैंने पूरा लिखा नहीं एक्चुअली, है ना। अब देखिए वहाँ फॉल्स पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स इज डी, दैट्स वाई। ठीक है जी, प्रखर क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना। ठीक है, तो हमने ट्रू दिखाया, इसका मतलब आगे दिखाते तो ये भी ट्रू आता, टिक का मतलब ट्रू 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 आता, और ये फॉल्स आया। आई थिंक वहाँ फॉल्स पूछा गया, तो दैट्स वाई ये डी फॉल्स है। तो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं क्वेश्चन, इसका मतलब, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर x1 नॉर्मल 0 1 है, सो -x1 भी नॉर्मल 0 1 ही होगा, ये हम लोग जानते हैं। सो x1 इज नॉर्मल 0 1, -x1 इज ऑल्सो नॉर्मल 0 1। और आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये है mod x1 लेस देन इक्वल टू 2, और इधर हो जाएगा mod x1 मोर देन 2। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 है ना। तो कहने का मतलब अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओगे, सपोज दिस इज E1 दिस इज E2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू CDF ऑफ, है ना, x2 गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 C2 ऑफ x2 गिवन, मतलब दोनों नॉर्मल 0 1, ये भी नॉर्मल 0 1 ये भी नॉर्मल 0 1। तो एट द एंड आपको समझ आएगा कि x2 का CDF x1 के CDF के इक्वल आएगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि x1 एंड x2 आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि x2 भी नॉर्मल 0 1 है। ठीक है, तो इसने कहा है कि नॉर्मल 0 1 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। अब अगर को रिलेशन 1 है, इसका मतलब को वेरियंस जो है प्रोडक्ट ऑफ, और हमें क्या बता रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है ना। तो नाउ ये तो गलत हो जाएगा। अब x1 x2 क्या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। x2 डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है x1 पे, तो इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो देखो होगा क्या, x1 is normal 0 1 and x2 is normal 0 1. So when you have two normal random variable, you cannot say their joint will be bivariate normal, है ना। ऐसे बहुत सारे joint है जो bivariate normal नहीं लेकिन marginal normal आ जाता है, ठीक है ना। So like कहने का मतलब ये है कि two normal distribution you have, so you cannot say their joint will have bivariate normal distribution. It is not necessarily, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ अगर bivariate normal है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज x1 x2 बोलता कि बाईवेरिएट नॉर्मल है, देन मार्जिनल मस्ट बी नॉर्मल, ये श्योर है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इफ x1 इज नॉर्मल x2 इज नॉर्मल देन देयर जॉइंट मे नॉट बी नॉर्मल। इसका काउंटर एग्जांपल भी है वीके वैद्य वाली बुक में, आप चाहो तो बाईवेरिएट नॉर्मल टॉपिक में जाओ, वहाँ एक जॉइंट PDF लिख रखा है जो कि बाईवेरिएट नॉर्मल नहीं है, लेकिन उसका मार्जिनल जब निकालते हैं दोनों नॉर्मल आ जाता है। सो मीन्स if you have given two normal doesn't mean that their joint will be bivariate normal, है ना। बट अगर बाईवेरिएट नॉर्मल गिवन है देन श्योरली
मार्जिनल विल बी नॉर्मल। सो कहने का मतलब यहाँ जो बोल रहा भाई ये जरूरी नहीं है और नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे हम लोग, तो ओके सो वी हैव टू थिंक नहीं कि क्या बोलना चाहेंगे। अब कोरिलेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो कोवेरियंस है ना, तो इसको तो हम ब्रेक कर सकते हैं कोवेरियंस में। सो कोवेरियंस ऑफ x1 x2, क्योंकि वेरियंस तो दोनों का 1 ही है, तो यहाँ से कहने का मतलब 1 हो जाएगा। कोवेरियंस 1 का क्या मतलब है, सो ई ऑफ x1 कॉमा x2 इज 1। और ये आप कब निकाल पाओगे, जब आपको जॉइंट पता होगा। अच्छा यहाँ पे ये है ना, x2 हमारे पास है, सो x2 अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ फिर से मुझे लगाना होगा एक्सपेक्टेशन है ना, तो क्या होगा टोटल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। So under this situation x2 will become minus x1 and under this situation x2 will become x1। तो एक आ जाएगा e of x1 स्क्वायर, एक होगा माइनस e1 x1 स्क्वायर अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। तो प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा दोनों का नहीं, तो 1 आएगा, आई डोंट थिंक 1 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा अभी तो लग रहा है कि ऑप्शन डी ही ट्रू होगा, कि जरूरी नहीं है कि बाई वेरिएट नॉर्मल फॉलो करे, बट चेक कर लेता हूँ एक बार ना, थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोग सोचो थोड़ा, इसको मैं ट्राई करता हूँ कि क्या कर सकते हैं इसको। देखो इसको समझ के क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर x1 x2 नॉर्मल है तो है ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है ना, तो ट्रू तो ये तब होता है जब हम गारंटी बोल पाते कि एनी टू नॉर्मल विल हैव जॉइंट नॉर्मल, तो इसलिए ये तो फॉल्स हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब ए और डी में आपको डिसाइड करना है। तो ये कोरिलेशन 1 कब आता है, आपने जानते होंगे ना, कोरिलेशन 1 कब आता है, जब दे आर लिनियरली रिलेटेड है ना, देयर इज अ पॉजिटिव कंस्टेंट सच दैट y इज इक्वल टू, या यहाँ बोले कि x2 इज इक्वल टू सम k टाइम x1 है ना, या प्लस है ना समथिंग लिख सकते हो k टाइम x1 प्लस बी वेयर k इज पॉजिटिव, इस तरह से कुछ रिलेशन होगा। बट ऐसा तो नहीं है, यहाँ +1 भी है -1 भी है, तो कोरिलेशन 1 तो नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 के लिए लिनियरली रिलेटेड होना चाहिए और कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही होने चाहिए, सो ये तो आउट हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि x1 x2 इज नॉट नेसेसरली बाइवेरिएट नॉर्मल, इसलिए फॉल्स है। मतलब वी हैव अ काउंटर एग्जांपल, मतलब जहां ऐसा मिल जाएगा ज्वाइंट जिसका बाइवेरिएट मतलब मार्जिनल तो नॉर्मल होगा, बट ज्वाइंट जरूरी नहीं है बाइवेरिएट नॉर्मल हो, इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा। बाकी आप लोगों के पास कुछ लॉजिक है तो बताइए। ठीक है, ऐसे यहाँ कोई और भी कंडीशन होता ना, तब भी ये x2 नॉर्मल ही होता। मतलब यहाँ -x1 प्लस x1 है, चूंकि ये नॉर्मल है ना, तो यहाँ कोई भी कंडीशन होगा यहाँ पे स्टिल x2 नॉर्मल ही है, ये थ्योरम है एक्चुअली एक, ठीक है। सो वैसा आना ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए x1 है नॉर्मल 0 1 और x2 है जैसे x1 है और यहाँ -x1 है, लेट से 1 है, तो यहाँ है सम व्हेन x1 बिलोंग टू सम सेट a व्हेन x1 डज नॉट बिलोंग टू a, कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन है। तो आप प्रूफ इजिली कर पाएंगे कि x2 विल ऑल्सो हैव नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन। और सिंपल x2 का CDF अगर आप निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से तो पता चलेगा कि x2 का CDF वही है जो x1 का CDF है, इससे प्रूफ हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 53 देखिए, 53 ना, 53 कह रहा है आपसे कि let x1 x2 xn be a random sample from normal, so x1 x2 xn random sample मतलब IID random variable, ठीक है। सो ये नॉर्मल थीटा कॉमा 1 है, वेयर थीटा कैन टेक वैल्यू 1 2। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो इसको बोलते हैं पैरामीटर स्पेस, पैरामीटर स्पेस यहाँ डिस्क्रीट सेट है, ठीक है, 1 कॉमा 2 का सेट है इस तरह से। सो पैरामीटर स्पेस इज 1 कॉमा 2, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एमिली ऑफ थीटा करेक्ट। आपको एमिली के बारे में सोचना है, तो पहला ऑप्शन है करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। एमिली ऑफ थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बी बोल रहा है एमिली ऑफ थीटा इज एक्स बार। सी ऑप्शन है एमिली ऑफ थीटा एग्जिस्ट but it is not x bar, and D बोल रहा है कि MLE of theta is unbiased estimator, MLE of theta is unbiased estimator, ठीक है। बताइए जी, सोचिए। यहां ध्यान ये रखना है कि थीटा या सिर्फ थीटा कैन टेक ओनली 2 वैल्यू, 1 और 2, ठीक है। तो आप सोचिए, सोच के बताइए क्या होना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, बेसिक है ना, डेफिनेशन पे है। सो एमएलई का डेफिनेशन क्लियर है तो आप ट्राई करके देखो। एमएलई जो होता है थीटा की वो वैल्यू जिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, और एमएलई मस्ट बिलोंग टू द पैरामीटर स्पेस। तो यहाँ एमएलई या तो 1 होगा या 2 होगा, ये है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो एक्स बार तो नहीं होगा, ये श्योर है। मतलब एक्स बार तब हो सकता है जब एक्स बार या तो 1 हो या 1 या 2 हो, तब ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। एनीवे ट्राई करके देखिए क्या आता है। जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं, है ना, सो जनरली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, एक्स बार होता है ना। लेकिन एमएलई एक्स है ना, एमएलई मस्ट बिलोंग टू पैरामीटर स्पेस, ये है। सो यहाँ एमएलई क्या होता, जो एमएलई है थीटा का वो एक्स बार तब होता इफ एक्स बार इज आइदर 1 और एक्स बार इज 2, ऐसा पॉसिबल हो सकता था। अदरवाइज बाकी केस में क्या होगा, लेकिन हमें पता नहीं एक्स बार क्या है ना। सो एमएलई यहाँ पे पैरामीटर स्पेस से ही आएगा, तो 1 होगा या 2 होगा। तो एक्स बार हमेशा ना डेट, अगर मान लो आपके पास डेटा पॉइंट दे दिया, तो जरूरी थोड़ी कि एक्स बार 1 ही आएगा या 2 ही आएगा, तो कुछ भी आ सकता है एक्स बार। अगर आपके पास एन ऑब्जर्व वैल्यू एक्स आई की दे दी जाए तो कुछ भी आ जाएगा, है ना। देन देखते हैं कि उसके नियरेस्ट वैल्यू क्या है। तो एक्स बार की जो नियरेस्ट वैल्यू है 1 है कि 2 है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं एमएलई का एक्सप्रेशन लिख के बताऊँ तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, एमएलई विल बी 1 और 2, कैसे डिसाइड होगा। अच्छा, सिंपल आसान आंसर ये है कि आपको L1 और L2 को कंपेयर करना है। लाइक्लीहुड फंक्शन, यू नो हाउ टू फाइंड जॉइंट पीडीएफ। अगर L1 मोर देन L2 हुआ तो थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब 1 इज द एमएलई, ठीक है ना। सो एमएलई ऑफ थीटा इज 1। और अगर L1 लेस देन L2 हुआ, अच्छा अगर इक्वल हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर दोनों पे इक्वल हो गया तो कोई किसी को भी ले लो, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा अगर इक्वल हो गया तो। सो ये है, देखो, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन इज एमएलई, राइट। सो लाइक्लीहुड फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन हम लोग लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n एंड थीटा बिलोंग्स टू 1 2। तो कहने का मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन के डोमेन में 2 ही पॉइंट है, तो उन दोनों में से जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा वो एमएलई है। तो या तो 1 होगा या 2 होगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। तो एक्स बार का 1 2 से कोई डायरेक्ट ले देना है नहीं, है ना, कोई जरूरी नहीं एक्स बार 1 ही आएगा या 2 आएगा। सो दैट्स वाई कहने का मतलब ऑप्शन क्या कह रहा है कि एमएलई डज नॉट एग्जिस्ट।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है एम एग्जिस्ट करेगी, आपको ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एम आपको मिलेगा। एक्स बार है ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एम ऑफ थीटा एग्जिस्ट बट इट इज़ नॉट एक्स बार। एम ऑफ थीटा इज़ अनबायस्ड एस्टिमेटर। अच्छा, तो यहाँ क्या चेक करेंगे, अनबायस्ड एस्टिमेटर। इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर हम एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें, है ना, सो क्योंकि एक्स बार अगर 1 2 के अलावा कुछ और है तो एक्स बार इज़ नॉट एम ठीक है ना, सो ये देखना होता है। सो इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें, मतलब एम का मैं एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूँ कि हाउ कैन वी राइट एज एस्टिमेटर, है ना, कि एज एस्टिमेटर इसको क्या लिख सकते हैं। क्योंकि देखना पड़ेगा अनबैस्ड कैसे चेक करेंगे हम लोग जब तक हमारे पास एस्टिमेटर नहीं होगा। हाँ, अच्छा एक्स बार ही तो अनबैस्ड है ना यहाँ पे, तो इस केस में एक्स बार अनबैस्ड एस्टिमेटर है, बट एक्स बार तो एम है नहीं, तो अनबैस्ड होना जरूरी नहीं है। बट अनबैस्ड कुछ और भी तो हो सकता है ना, सो बट मेरे साथ थीटा तो नहीं आएगा। अगर मान लो 1 या 2 है कुछ भी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर मैं जो भी 1 या 2 आना है कांस्टेंट, तो ये थीटा तो नहीं आएगा, है ना। डू यू थिंक कि चलो मान लो एम 1 है, फॉर एग्जाम्पल एम इज़ 1, कि लाइक्लीहुड फंक्शन एट 1 इज मोर देन लाइक्लीहुड फंक्शन एट 2, तो 1 है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 थीटा तो नहीं आ सकता ना, कभी 1 ही आ जाएगा। लेकिन ये तो ये होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, ये होता है ना, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। डेफिनेशन अगर आप देखोगे अनबायस्ड एस्टिमेटर ये होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, देन वी से टी इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो यहाँ पे अनबायस्ड तो नहीं होगा, ठीक है ना, तो बचेगा यही ऑप्शन, क्योंकि अनबायस्ड होना जरूरी नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर 1 ml है तो 1 आ जाएगा, सो एक्स बार और थीटा के इक्वल तो आना ही नहीं है उसको कभी, तो थीटा तो इक्वल आएगा नहीं, क्योंकि थीटा तो अननोन है खुद ही, सो थीटा की ऑब्जर्व वैल्यू थीटा तो नहीं आएगी। दैट्स वाई, देख लो आप लोग बताओ। सर ऑप्शन डी फिर से बताइए ना एक बार। हाँ, ऑप्शन डी में क्या है कि देखिए एम की वैल्यू 2 ही आएगी, या तो 1 आएगी या 2 आएगी, है ना। मतलब एम क्या होता है, द वैल्यू ऑफ थीटा या वैल्यू ऑफ थीटा इन पैरामीटर स्पेस दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर डोमेन में 2 ही पॉइंट है ना, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन जो भी हमारा आएगा, यू नो व्हाट है ना, एक्सप्रेशन आएगा इसका। अब यहाँ थीटा बिलोंग्स टू 1 2, यही 2 वैल्यू है, थीटा की सिर्फ 2 वैल्यू होगी। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि L1 इज मोर देन इक्वल टू L2, लाइक्लीहुड फंक्शन एट 1 इज मोर देन लाइक्लीहुड फंक्शन एट 2, मतलब 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि डोमेन में 2 ही पॉइंट है, तो किसी एक पे मैक्सिमम हो सकता है, किसी एक पे मिनिमम हो सकता है। अगर दोनों पे इक्वल हो गया, दोनों में लिए कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू जरूरी नहीं यूनिक हो, है ना। सो इस केस में MLE ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब T, एस्टिमेटर को मैं T से T इज 1, तो क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ T क्या आएगा, 1 आएगा ना। सो इज इट इक्वल टू थीटा, क्वेश्चन है इज इट इक्वल टू थीटा, नो नो, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अनबायस्ड। सेम फॉर द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट में ऐसे होगा, जरूरी नहीं अनबायस्ड होना, क्योंकि अनबायस्ड होने के लिए जरूरी है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, है ना, बिग थीटा, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, एम या तो 1 आएगा या 2 आएगा। सो इफ एम इज 1, E of 1 is 1, if it is not theta, that's why it is not unbiased। देखिए हाँ, 1 2 और बोथ, मतलब 1 2 बोथ कब होगा, जैसे मैं आप स्ट्रिक्टली केस में लिख देता हूँ, देखो जैसे 3 केस अगर आप बनाओगे तो वैसा बना रहा था ना मैं, कि ऐसा हो जाए। सो आप अगर वैसे स्ट्रिक्टली लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख लो, यही कहना चाह रहे हैं ना आप, ये हो जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे आप। तो अगर L1 स्ट्रिक्टली मोर देन L2 है तो 1 इज MLE, L1 स्ट्रिक्टली लेस देन L2 है 2 इज MLE, अगर दोनों इक्वल है तो इट इज MLE। तो मैंने क्या किया, उसने दोनों को इंक्लूड कर दिया था,
इक्वलिटी यहाँ और यहाँ लिख दिया था, समझ क्या मतलब है कि दोनों इंक्लूड हो गया। तो अगर इक्वल हुआ तो दोनों ट्रू नहीं हो जाएगा। जैसे पीछे मैंने लिखा, ध्यान से देखिए, जो आप तीसरा केस अलग से लिखने की जरूरत है, मैं ये कह रहा हूँ कि थर्ड केस को आप यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं L1 L2 इक्वल है, तो बोल रहे हैं कि दोनों एम ही है। अब यहाँ देखो, यहाँ इक्वलिटी का है तो ये भी ट्रू है। अगर इक्वल हुआ, जब इक्वल होगा तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो एमएलई में नॉट भी यूनिक है ना, जरूरी नहीं यूनिक होगा। तो उस केस में दोनों एमएलई हो जाएगा। हमें देखना है कौन सा केस है, ये भी ठीक है। अब 2 पार्ट में लिखोगे तो इक्वलिटी लगा के लिखोगे, 3 पार्ट में लिखोगे बिना इक्वलिटी के लिखोगे आप, इस तरह से, ठीक है ना। एमएल इज 1 2 और बोथ। तो वही मैंने तीसरा केस अलग से ना लिख के इंक्लूड कर दिया था, तो यहाँ पे आप है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्टी 54 देखिए क्या कह रहे हैं। ये आपसे कह रहा है कि x1 x2 xn it is a random sample from normal mu comma sigma square where mu and sigma, mu known है, sigma square unknown है। सो mu is known मतलब गिवन है, सिग्मा स्क्वायर अननोन है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर यहाँ अननोन है, म्यू नोन है। एंड एक नोटेशन लिखा है काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू इज द अपर वन। एक नोटेशन है जिसमें यहाँ यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इस तरह से एक नंबर लिखा है काई स्क्वायर एन अल्फा बाई टू, इसका मतलब बोला है कि इज अपर अल्फा बाई 2th परसेंटाइल, अपर अल्फा बाई 2th परसेंटाइल, ठीक है। तो इस तरह से लिखा है कि इसका मतलब है अपर अल्फा बाई 2th परसेंटाइल लिखा है, एक मिनट है ना। यहाँ लिखा है काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2 बी एन अपर अल्फा बाई 2th परसेंटाइल पॉइंट, अपर परसेंटाइल पॉइंट ऑफ काई स्क्वायर एन डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक उल्टा बोलना चाह रहा, नहीं परसेंटाइल है ना, ये नोटेशन लिखा हुआ है, जस्ट मैं नोटेशन की बात कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन देखिए खोल के, है ना। तो इसमें बोलना चाह रहा है कि ये जो है अपर अल्फा बाई 2th परसेंटाइल है। परसेंटाइल इज लाइक क्वांटाइल, क्वांटाइल इज लाइक मीडियन टाइप ऑफ, तो मीडियन मतलब मीडियन तो स्पेशल केस हो गया। सो अल्फा है ना, परसेंटाइल या क्वांटाइल, ठीक है। सो क्वांटाइल समझ सही, अल्फा बाई 2th क्वांटाइल, क्वांटाइल तो सीरीएफ होता है, तो इसका मतलब मुझे ये लिखना पड़ेगा अल्फा बाई 2 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। परसेंटाइल बोला है ना, तो ये अपर परसेंटाइल है इसमें ना, तो ये है, ठीक है। सो ये होगा 100 इसका मतलब, ठीक है। मतलब नोटेशन है ना एक्सप्लेन रहता है, यू डोंट हैव टू अज्यूम योर नोटेशन, जो क्वेश्चन में है उसको यूज़ करना है। तो वो एक्सप्लेन किया नोटेशन को कि इस नोटेशन का क्या मतलब है। एंड पूछ रहा देन 100 1 माइनस अल्फा परसेंट, तो 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। आई थिंक ये तो आप लोगों को याद भी होगा, नहीं, क्योंकि जब हम डिराइव करते हैं तो निकालिए क्या आएगा, 4 ऑप्शंस हैं और सिंगल करेक्ट होगा। तो जब हम लोग डिराइव करते हैं क्या करते हैं, यहाँ पाइवटल क्वांटिटी क्या लेते हैं, यहाँ तो म्यू नोन है, सो म्यू नोन है तो पाइवट क्वांटिटी होगा समेसन एक्स आई माइनस म्यू, ये होगा, है ना। क्योंकि अगर म्यू अननोन होता तो एक्स बार यहाँ लेते हम, तो इसको और ठीक से लिखेंगे तो समेसन एक्स आई माइनस म्यू, मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है, वरना आपको याद भी होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये पाइवटल क्वांटिटी है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल 0 1 काई स्क्वायर 1, सो ये हो गया काई स्क्वायर एन, ठीक है। तो पाइवटल क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन है। अब क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं क्यू, तो जैसा नोटेशन इसने लिखा है मुझे यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा चाहिए, तो यहाँ मुझे 1 माइनस अल्फ़ा चाहिए, तो उसके लिए इस नोटेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सो मैं क्या लिखूँगा कि यहाँ मुझे 1 माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो पीछे की प्रॉपर्टी लिख रखा ना, तो मुझे चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा इस बीच में, तो इधर अल्फ़ा बाई 2 इधर अल्फ़ा बाई 2, तो काई स्क्वायर एन अल्फ़ा बाई 2 यही था, और एक काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 ये नंबर, ठीक है। दिस नंबर इज दिस एंड दिस नंबर इज दिस, ओके। सो यहाँ से आ जाएगा काई स्क्वायर एन अल्फ़ा बाई 2 से लेके
काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्यू के जगह पे ये क्वांटिटी रख दीजिए। सो प्रोबेबिलिटी क्यू के जगह पे समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर मोर देन काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2 लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई 2, दिस इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। तो सिग्मा स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना, ये है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज होगी ना। तो ये काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई 2 इधर आएगा, और ये नीचे जाएगा काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी चेंज होगी। और फिर ये यहाँ आ जाएगा समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस अल्फा। चेक कर लीजिए, दिस इज द आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है देखिए। सो आंसर क्या मिला हमें, आंसर मिला समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा बाई 2 समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2। देखिए कोई ऑप्शन है कि नहीं, सब में एन लगा रखा है हमने, एन तो नहीं लगाया। तो है ना, ये एक्स बार वाला तो ऐसे ही आउट हो जाएगा, तो थर्ड वाला तो ऐसे ही आउट हो गया। लेकिन एन इसने अलग से नहीं लगा रखा है, तो इसका मतलब हमें दूसरा डिराइव करना पड़ेगा क्या, क्योंकि हमने तो ऐसा डिराइव कर दिया एक, लेकिन ये अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो हमें दूसरा डिराइव करना पड़ेगा, है ना, ऑप्शन के हिसाब से। देख लेते हैं। अच्छा, परसेंटाइल लिखा था, उसका कोई चक्कर तो नहीं है ना, क्वांटाइल नहीं लिखा ना। सो दिस इज अल्फा बाई 2 परसेंटाइल पॉइंट, तो परसेंटाइल से कोई चक्कर है, नहीं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन इसके हिसाब से नोटेशन भी हमारा अल्टर हो गया नहीं, क्योंकि इसका नोटेशन तो ये आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो नोटेशन पहले वाला ही ठीक था। उसने कहा था, तो इसका मतलब समझने में गलती हुआ है नहीं, काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2, है ना। तो इसने कहा था कि बी द अपर अल्फा बाई 2th परसेंटाइल, इसका मतलब अभी समझ आया मुझे, अपर मतलब आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 है, यहाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये नोटेशन लेके चलना पड़ेगा। सो उसका नोटेशन चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेनली आंसर इस टर्म में नहीं है जो हमने निकाले हैं। अपर एंड लोअर लिमिट एक्सचेंज हुए सर, हाँ अपर एंड लोअर लिमिट एक्सचेंज हुए हाँ, वो एक्सचेंज हो अल्फा जाएगी। की वजह से। हाँ हाँ, क्योंकि वो हमने, है ना, क्योंकि समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ, यहाँ बोला था ना कि अल्फा बाई 2th अपर अल्फा बाई 2th, इसका मतलब यही कहना चाह रहा है, अपर मतलब उसके आगे की प्रोबेबिलिटी, यही कहना चाह रहा है ना, कि काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2 बी द अपर अल्फा बाई 2th परसेंटाइल पॉइंट ऑफ काई स्क्वायर। सो अपर मतलब ये होता है इस पॉइंट के आगे, लोअर बोलता तो पीछे, मुझे लगता है ये है। तो इस नोटेशन के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ अल्फा बाई 2 आ जाएगी और यहाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगी, जो हमने लिखा था। तो बस ये इंटरचेंज हो जाएगा, है ना, ये बस जो क्वांटिटी है, तो यहाँ इंटरचेंज कर लेंगे इसको इसको। सो ये और ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये और ये इंटरचेंज हो जाएगा। सो यहाँ इंटरचेंज होके ये आएगा, लेकिन तब भी हमारा आंसर उस फॉर्म में नहीं आ रहा जिस फॉर्म में ये लाया है, तो मुझे लगता है उसके ऑप्शन को ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो हमें लगाना पड़ेगा डेफिनेशन, ठीक है। हमने एक तो डिराइव किया जो कि स्टैंडर्ड है, बट ये ऑप्शन में किसी में भी ये नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो हमारा ये जो, इससे ये समझ आया ना कि फोर्थ तो आउट हो जाएगा, थर्ड भी आउट हो जाएगा, बचा और यहाँ म्यू है। सो या तो सेकंड भी नहीं, फर्स्ट ही लग रहा है, फिर सही होगा, देख लो एक बारी। अच्छा, कैसे हम चेक करेंगे, नहीं तो हमें ये जाना पड़ेगा कि मान लो मुझे इंटरवल दे रखा है ना, दिस इज 100
1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो इसका मतलब है, डेफिनेशन आप लोग जानते ही हैं कि थीटा मोर देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू T2 इज 1 माइनस अल्फा। तो ये लगाना पड़ेगा। सो ऐसे करके देखते हैं क्या आएगा। ये एन क्यों है ना, हमारा तो मुझे लग रहा है तो मिस्टेक क्वेश्चन में है। देख लो हमने, है ना, यहाँ एन कहीं आएगा, लगता है एन कहीं लगाना पड़ेगा हमें इसमें। एन की मतलब ऑप्शन में ये तो है, लेकिन यहाँ एन है ना, जो ऑप्शन में है वहाँ पे। सो एन की क्यों जरूरत है, एन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने ये काई स्क्वायर एन बना दिया। अब ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या रखा है, इसमें एक्चुअली आपको ऑप्शन तो है डी वाला, जैसे मतलब ए म्यू वाला जो है ना, 3 तो आउट हो जाएगा क्योंकि एक्स बार यूज़ किया, एक्स बार यूज़ होगा नहीं क्योंकि यहाँ म्यू नोन है ना, तो म्यू की जगह एक्स बार यूज़ नहीं होगा। थर्ड वाला ऐसे ही आउट हो गया। अब बचा 1 to 4। 1 to 4 में पहले वाले में समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर लिख रखा है, इसका क्या रिलेवेंस है, एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। एन माइनस वन का स्क्वायर वाइज, है ना, जैसे इसको लिखते हैं लोग एन माइनस वन एस स्क्वायर, तो ये तब लिखते हैं जब हम मुझे लगता है इसमें ऑप्शन में गलती है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। जैसे ये हमारा आंसर है तो ये ऑप्शन 4 है, लेकिन यहाँ एन एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ऑप्शन 2 भी है ये, लेकिन वहाँ पे एन माइनस वन लगा हुआ है ना। सो पहला ऑप्शन में समेसन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर अलग अलग कर रखा है, तो पहला को हटा देते हैं क्योंकि एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो 1 को हटा दो और 3 हट गया एक्स बार की वजह से, बचा 2 और 4। तो आंसर तो यही है, 2 वाले में एन माइनस वन यहाँ और यहाँ लगा रखा है, और फोर्थ वाले में यहाँ एन लगा रखा है। अब एन क्यों आएगा मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ आ रहा बताओ। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन में गलती है, देख लो। अच्छा आंसर ऑप्शन 4 दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ एन क्यों आएगा, आप खुद सोचो। अगर एन में, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो चलो मान लेते हैं ये करेक्ट है, लेट्स से कि ये करेक्ट आंसर है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसको अगर हम मान ले सही आंसर लेंगे, है ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सही आंसर है, तो ये एन कहाँ एडजस्ट होगा, एन यहाँ है, सो ये एन कहाँ जाएगा, यहाँ पे अभी एन है, सो ये एन एक्चुअली जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू में एन आ जाएगा, है ना, तो ये अपॉन एन हो जाएगा यहाँ पे, अगर एन को इधर लाएंगे तो अपॉन एन हो जाएगा, तो यहाँ अपॉन एन हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर एन होगा, एक बार अगर ये सही है तो सही है, फिर तो एन सिग्मा स्क्वायर। डू यू थिंक इसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर एन होगा, यहाँ एन एक्स्ट्रा लगाने के बाद का स्क्वायर एन होगा, मुझे लगता, क्योंकि ना एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा नॉर्मल 0 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 सम हुआ का स्क्वायर एन, ये एन से तो और दिक्कत हो गया, अपॉन एन हो गया, ठीक है ना। ये ऑप्शन में गलती है, तो ऑप्शन 4 ठीक है, लेकिन ये एन एक्स्ट्रा लगा हुआ है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग एक बार देख लो। मतलब इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एन तो नहीं आना चाहिए। अपना आप लोग दिमाग लगाओ और कुछ बताओ अगर समझ आ रहा है तो।
ठीक है ना। n मुझे लगता है एक्स्ट्रा है, ये जिन्होंने आंसर की बनाया उन्होंने गलती किया है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, 55 पे आते हैं। n का कोई काम नहीं है, वो n रखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर डी या बी में से कोई भी हो सकता है। सो डी में n एक्स्ट्रा लिखा हुआ है और बी वाले में n-1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। सो वो मिस्टेक है, मतलब जिन्होंने आंसर बनाया उनके, है ना। हो सकता है उनके दिमाग में वो चल रहा हो n-1 s² होता है ना, जब अगर म्यू अननोन होता तो ये रहता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n-1 है, तो उनको ये लगाओ यहाँ पे चूंकि म्यू नोन है तो उन्होंने उस दिमाग से कुछ n समेसन ऐसा लगा के उसके हिसाब से उन्होंने आंसर बनाए हैं, जो कि गलती हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। देख लो अब आप लोग, ठीक है। फिफ्टी फाइव देखते हैं। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जी, देख लो आप लोग, क्वेश्चन खोलो, है ना। सो कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, जस्ट आपसे थ्योरी जानना चाह रहा है। When the testing a simple hypothesis H0 against an alternative hypothesis H1, the likelihood ratio principle leads to the most powerful test. तो ये simple versus simple है ना. In context of testing of state hypothesis, which of the following statement is true? So when testing a simple hypothesis H0 against alternative H1, simple H0, simple H1, the likelihood ratio test या principle leads to most powerful test. I think yes, नीमन पियर्सन लेमा यही कहता है ना. तो नीमन पियर्सन लेमा का स्टेटमेंट क्या है, ये तो कहता है कि सिंपल वर्सेस सिंपल अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगी वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट देगा, जो थ्योरम है लाइक्लीहुड रेशियो प्रिंसिपल। तो पहला ही ट्रू लग रहा मुझे, तो देखते हैं आगे पढ़ के। व्हेन टेस्टिंग अ सिंपल हाइपोथेसिस H0 अगेंस्ट अल्टरनेटिव सिंपल हाइपोथेसिस H1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज लाइक साइज ऑफ द टेस्ट एंड accepting H1 when H1 is true, accepting H0 when H1 is true। मतलब ये टाइप 1 एरर प्लस टाइप 2 एरर के सम को कह रहा है 1 होगा, जरूरी नहीं है ना। तो बी तो गलत हो गया, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि टाइप 1 एरर प्लस टाइप 2 एरर का सम 1 होगा क्या, तो नहीं। तीसरा कह रहा है कि फॉर टेस्टिंग अ सिंपल हाइपोथेसिस H0 अगेंस्ट अल्टरनेटिव सिंपल हाइपोथेसिस H1, रैंडमाइज्ड टेस्ट इज यूज्ड टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ पावर ऑफ द टेस्ट। Randomized test is used to achieve the desired level of power of test, नहीं level of significance, है ना। size of the test, randomized test तब यूज होता है जब आप likelihood ratio test से critical रीजन निकालते हो, वो साइज को अचीव नहीं कर पाता है। तो साइज को अचीव करने के लिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अचीव करने के लिए फिर वो रैंडमाइज टेस्ट, ये पावर कह रहा है इसलिए गलत होगा। एंड यूएमपी टेस्ट फॉर टेस्टिंग अ सिंपल हाइपोथेसिस अगेंस्ट एन अल्टरनेटिव कंपोजिट हाइपोथेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट, नो। इसका काउंटर एग्जांपल ये है कि x1 x2 xn है, नॉर्मल है ना, म्यू कॉमा 1 ले लो, तो इसमें आप H0 ले लो, म्यू इज इक्वल टू 0, H1 ले लो, म्यू इज नॉन जीरो। यहाँ पे है ना थ्योरम आप जानते होंगे, नो यूएमपी टेस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि x अगर यहाँ होता है H1 में म्यू मोर देन 0 तो क्रिटिकल रीजन आता है x बार मोर देन k, अगर होता म्यू लेस देन 0 तो क्रिटिकल रीजन आता लेस देन k। सो देयर इज नो यूनिक, क्योंकि यूएमपी टेस्ट अगर एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी। सो देयर इज नो यूनिक क्रिटिकल रीजन दैट गिव्स द मैक्सिमम पावर करस्पॉन्डिंग टू ऑल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या ऑल वैल्यू ऑफ थीटा अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये काउंटर एग्जाम्पल है, डी के लिए डी भी गलत, ए ही सही है, ठीक है। तो ए सिंपल कह रहा था कि सिंपल H0 है, सिंपल H1 है, सिंपल वर्सेस सिंपल में जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट या लाइक्लीहुड रेशियो प्रिंसिपल जो थ्योरम है वो जो क्रिटिकल रीजन देगी वो मोस्ट पावरफुल होगा, ये नीमन पियर्सन लेमा का स्टेटमेंट है। तो ए ऑप्शन जो है वो नीमन पियर्सन लेमा का स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 56 जो कह रहा है आपको कि 56 यहाँ पे कि y1 y2 y3 be uncorrelated observations with common variance sigma square। so y1 y2 y3 uncorrelated है ना, सो अनकोरिलेटेड है, ठीक है। मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया ना। ये अनकोरिलेटेड है, ठीक है, अनकोरिलेटेड है y1 y2 y3 विथ कॉमन वेरिएंस। तो मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, y1 का वेरिएंस
y2 का वेरिएंस, y3 का वेरिएंस, ये सिग्मा स्क्वायर है। और एक्सपेक्टेशन जो है y1 का एक्सपेक्टेशन है बीटा 1, y2 का एक्सपेक्टेशन है बीटा 2, y3 का एक्सपेक्टेशन है बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो आपसे पूछ रहा है कि वेयर बीटा 1 बीटा 2 आर अननोन पैरामीटर्स, देर आस्किंग यू टू फाइंड बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ना ब्लू ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। सो आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 क्या होगा, है ना। अब इसके लिए ऑप्शंस हैं, सो यहाँ ऑप्शन है, ए में है y3, बी में है y1 प्लस y2, सी में है 1/3 y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड डी में है क्या है 1/2 y1 प्लस y2 प्लस y3। बताइए चेक करके, क्वेश्चन क्लियर है ना, वो पढ़ लीजिए आप कि y1 y2 y3 आपको दे रखा है जिसका एक्सपेक्टेशन इसके अकॉर्डिंग है ना, ये और ये, और तीनों का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहा है कि और अनकोरिलेटेड है, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होगा, इंडिपेंडेंट है ना, इस तरह से। सो व्हाट इज द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2? सोचिए और बताइए। बताइए जी, कुछ आया कि नहीं? सी आ रहा है सर। सी आ रहा है? बाकी लोग यही कर पाएंगे? कैसे सॉल्व करते हैं?
एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 वैक्टर, y2 वैक्टर, y3 वैक्टर, ये कितना आएगा? सो यहाँ से जो आपके पास है β1 β2 β1 प्लस β2, यही ना? तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 1 0 0 1 1 1, और यहाँ आ जाएगा β1 बीटा, नहीं एक मिनट, β1 β2 ना, यस, तो ऐसा हो जाएगा ना? सही लिख रहा है, देखिए एक बार। सो β1 कॉमा β2 ऐसा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ओके, सो ई ऑफ, है ना, हम निकाल रहे थे y वेक्टर, तो कहने का मतलब y बराबर मॉडल क्या लेते हैं आप लोग? एक्स बीटा, बीटा ना वेक्टर, यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स, हालांकि एक्स तो मैट्रिक्स है, प्लस एप्सिलॉन, ये मॉडल है कुछ इस तरह से, देख लीजिए। सो तो एक्स वेक्टर क्या आ गया? या वैसे ही वेरिएंस निकाल कर मिनिमाइज किया जा सकता है, नहीं? अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले ले और अनबायस्ड कर दे और वेरिएंस को मिनिमाइज कर दें, तो वैसे भी किया जा सकता है। कैसे चेक किया आपने जी? तो इससे क्या आएगा? तो एक्स वेक्टर यहाँ से ये आ गया, अब नहीं तो वैसे वेरिएंस को मिनिमाइज कर लो तो भी हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लेके। तो सबका कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो सभी एस्टिमेटर्स का इंडिविजुअल वेरिएंस निकाला और उसमें से सी का मिनिमम था। अच्छा, वो आपने ऐसा किया कि जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपने सबका वेरिएंस निकाल लिया, है ना? हाँ तो सबको पहले हाँ अनबायस्ड चेक किया, सब अनबायस्ड है क्या, है ना? फिर अनबायस्ड, ये भी अनबायस्ड है, हाँ ये भी सर, अनबायस्ड है, ये भी अनबायस्ड है, ये आई थिंक ऑल आर अनबायस्ड, अनबायस्ड। ये भी अनबायस्ड है, ये नहीं होगा डी वाला, नहीं है ना? सो डी तो ऐसे ही आउट हो गया, क्योंकि बेस्ड लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए, तो ये तो ऐसे ही आउट, अनबायस्ड नहीं है। सर, डी भी होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ y3 इज β1 प्लस β2, इट इज 2 β1 प्लस 2 β2, 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो फिर सी कैसे होगा? सी होगा, एक हाँ मिनट, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन मैंने गलत लिखा है क्या? एक मिनट रुक जाओ, शायद ऑप्शन गलत लिखे हैं क्या? हाँ 2y3 है सी में। अच्छा अच्छा, मैंने गलत लिखा है, ओके एक मिनट, ठीक है। सो आई थिंक मैंने ही गलती ना, 2y3 है, मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे, तो 2 टाइम y3 है ऑप्शन में, ठीक है। तो अब चारों अनबायस्ड एस्टिमेट, तो अनबायस्ड तो चारों है, अब चारों का वेरिएंस निकालो, जिसका वेरिएंस मिनिमम होगा उससे काम हो जाएगा, ये कह रहे हो? ठीक है फिर। तो ये भी एक अप्रोच, वरना थ्योरेटिकल अप्रोच से जा सकते हो, है ना? सो वेरिएंस स्मॉलेस्ट देख लो किसका है, तो इसका वेरिएंस आई थिंक स्मॉलेस्ट आएगा, दैट्स व्हाई इट इज दिस। नहीं, दूसरा अप्रोच भी है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो, C1y1, है ना, ऐसा कुछ, C1y1 C2y2 C3y3, ये मान लेते हैं T है, तो इसका एक्सपेक्टेशन लो और β1 प्लस β2 के इक्वल रखो, तो इससे कुछ इक्वेशन बन जाएगी। फिर वेरिएंस ऑफ T निकालो आप और इसको मिनिमाइज करो, है ना? सो मिनिमाइज करो वेरिएंस ऑफ T1 को, कैसे कैलकुलस के तरीके से मिनिमाइज करो, तो उससे आपको क्या होगा, C1 C2 C3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दूसरा अप्रोच है। तीसरा अप्रोच, ये एक तरीका आगे ये भी है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आगे जाके, जो रिजल्ट है क्या होता है, सी ट्रांसपोज बीटा काइंड या सी ट्रांसपोज एक्स, ऐसा कुछ ना, लिखता हूँ एक मिनट को। तो यहाँ से मतलब कई तरीका, एक तो ये ऑप्शन से हो गया कि देख लो आप अनबायस्ड है सारे और इसका वेरिएंस स्मॉलेस्ट किसका है। दूसरा है कि, तो ये तो ऐसे शॉर्टकट हो गया। दूसरा है कि C1y1 C2y2 C3y3 ले लो, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना y1 y2 y3 का, हमें बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। अब इसको अनबायस्ड बनाओगे तो C1 C2 C3 में कुछ रिलेशन आएगी, तो यहाँ से एक दो इक्वेशन आ जाएगा। फिर वेरिएंस निकालो इसका और उसको मिनिमाइज करो, कैलकुलस जैसे 2 वेरिएबल फंक्शन होगा जैसे आप मिनिमाइज करते हो, तो उस तरीके से मिनिमाइज करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, 0 पुट करोगे, C1 C2 C3 की वैल्यू आ जाएगी, तो उससे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। C1 आएगा 1/3, C2 आएगा 1/3, C3 आएगा 2/3, ठीक है। और यहाँ C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, कितना आएगा? हाँ वो तो देख लेंगे, जो भी 4/3 ना वहाँ से, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जस्ट आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन लो, अनबायस्ड ले लो, उससे कुछ इक्वेशन आएगा, वेरिएंस निकालो, मैक्सिमाइज करो, सॉरी
बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट ना, मिनिमाइज करो, वेरिएंस को मिनिमाइज करो टी का, तो उससे आंसर आ जाएगा। नहीं तो इस तरीके से जाओ, तो इस तरीके से भी एक फॉर्मूला है। सो है ना, क्या होता है सी यहाँ पे जो मैं बोल रहा था सी ट्रांसपोज, सो सी क्या है यहाँ पे 1 1 ना, क्योंकि बीटा 1 प्लस बीटा 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं सो सी ट्रांसपोज बीटा, तो ऐसा कुछ होता है ना, तो इससे भी कर सकते हो, मतलब क्या गॉस मार्कोव थ्योरम है ऐसा कुछ ना, सी ट्रांसपोज बीटा इज बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो यहाँ सी आपका एक वेक्टर आ जाएगा 1 1, ऐसा कुछ आएगा, तो मतलब सी ट्रांसपोज आएगा 1 1 है ना, तो ऐसा आ जाएगा। फिर आगे सी ट्रांसपोज एक्स निकालो जरा क्या आता है, नहीं सी ट्रांसपोज एक्स होगा सी, क्योंकि मल्टीप्लाई होने चाहिए ना, तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, जैसे फॉर्मूला लगा लो उससे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह तीन अप्रोच है, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर लो, तो ऑप्शन सी आएगा जैसे उन्होंने बताया। क्या आता है जी, ब्लू का फॉर्मूला क्या है इसके आगे, मैं ये पूछना चाह रहा था ना, इसमें क्या फॉर्मूला है इसका, ये जो आता है पहले तो सी ट्रांसपोज बीटा को आपने रख दिया बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो सी आ गया, सी ट्रांसपोज ये आ गया, मतलब सी वेक्टर इज 1 1। तो इसमें जो आता है ब्लू का जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है दिस इज आई थिंक इस तरह से कुछ है ना, ये है सी ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, कर लो जी, इससे आ जाएगा आंसर। ठीक है, सी आपको पता है 1 1 है, एक्स ये वाला मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज एक्स, ठीक है, ये एक्स बीटा है, सो दिस इज एक्स, और वाई वाई 1 वाई 2 वाई 3 है ना, वाई आपके पास पता ही है, सो वाई का मतलब है वाई 1 वाई 2 वाई 3, ये फॉर्मूला, ये थ्योरम है डायरेक्टली, तो ये थ्योरम से आ जाएगा, तो ये एक तरीका है। ठीक है, तो ऑप्शन से चले जाओ, या उस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, तीनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है जी, तो पहले हमने एक्सपेक्टेशन निकाले वाई वैक्टर का, ये आया, उससे ये बना लिया, तो ये मॉडल हमारे पास आ गया, एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन ये मॉडल है, उस पर फिट किया, तो एक्स मुझे ये मैट्रिक्स मिल गया, एंड वाई हमें पता ही है और बीटा पता ही है, सी यहाँ से सी ट्रांसपोज बीटा को बीटा 1 प्लस बीटा 2 रखा, जैसे सी आ गया 1 1, अब ये सी ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई ये निकाल लो, तो ये जब निकालोगे तो वही सी ऑप्शन आएगा, तो आप अगर ये सॉल्व करोगे तो यही आएगा 1/3 y1 प्लस y2 प्लस 2y3। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा, किसी भी तरीके से कर लो आप लोग। नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट जो है 57 कह रहा है कि आपको बता रखा है कि x इज ट्राईवेरिएट नॉर्मल, ठीक है, मतलब मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ 3, सो म्यू एंड सिग्मा, जहाँ पे म्यू आपको दे रखा है 1 1 1, ठीक है ना, हालांकि ऐसे लिख रखा है इसने, सो एंड सिग्मा जो है दिस इज 1 1 1 1 3 c 1 c 2, ठीक है, द वैल्यू ऑफ c सच दैट, ये पूछ रहा है आपसे द वैल्यू ऑफ c, क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ c सच दैट, ये तो आसान है ना, x2 एंड माइनस x1 प्लस x2 माइनस x3 आर इंडिपेंडेंट, ये तो आसान है, करके बताओ आप लोग, c की वैल्यू क्या होगी, चार ऑप्शंस हैं, -2 0 2 1, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोवेरियंस को जीरो कर दीजिए, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच का कोवेरियंस जीरो पुट कर दो तो उससे आ जाएगा आंसर। बताओ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्विकली सॉल्व करके आंसर बताओ।
2 आ रहा है सर। ठीक है ना, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल है, आपको कोवेरियंस इसको 0 पुट करना है। कोवेरियंस ऑफ x2 विथ माइनस x1 प्लस x2 माइनस x3 इज 0। तो x2 का x1 के साथ, सो x2 x1 का कोवेरियंस कितना है, माइनस बाहर है, तो x1 x2 x3 x1 x2 x3 है ना, तो x1 का x2 के साथ 1 ले लो, तो -1, फिर ऐसे ही x2 का x2 के साथ, तो वेरिएंस आ जाएगा, ये तो वेरिएंस कितना है 3, देख लो जी, एंड प्लस, मतलब प्लस नहीं, x2 का x3 के साथ माइनस x2 x3 2 3 c इज 0, तो ऐसा कुछ आ गया, 2 माइनस सी इज 0, तो c इज इक्वल टू 2, यही था, है ना, तो ये तो मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसान है, ठीक। सो 58 में आते हैं, सो 58 कह रहा है कि अच्छा ये सैम्पलिंग का आई थिंक ना, a sample of size small n is drawn without replacement from a finite population of size capital N using an arbitrary sampling scheme. Let pi I denote the inclusion probability of ith unit and pi ij the joint inclusion probability of unit I and j। ठीक है ना, तो इसमें बोल रहा है कि एक सैंपल सेलेक्ट किया, सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन, है ना, सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, है ना, फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन यूजिंग आर्बिट्री स्कीम, और एक पाई आई बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ith यूनिट, है ना, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी ऑफ ith यूनिट, इंक्लूजन ऑफ ith यूनिट, एंड पाई आईजे है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी ऑफ, इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी ऑफ ith यूनिट एंड jth यूनिट, ठीक है, सो आई जे दोनों का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है। सो पूछ रहा है आपसे, है ना, जहाँ पे ये बता रहा है कि i लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू n देन इक्वल टू 1, ठीक है, सो यहाँ इक्वलिटी नहीं है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है आपका समेसन पाई आई इज n होगा वेयर i फ्रॉम 1 टू n। दूसरा समेसन पाई आई जे वेयर j is from 1 to capital N and j is not equal to I, ठीक है, so this is n time pi I where I is between 1 and n, ठीक है, एंड सी ऑप्शन है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे आई थिंक, है ना, उसमें कुछ खास नहीं है, सो देख लो, ये बोल रहा है पाई आई जे, अगर आपको बेसिक थ्योरी पता है, प्रोबेबिलिटी होगा फॉर ऑल पाई आई जे इज मोर देन 0 फॉर ऑल आई कॉमा जे, है ना, फॉर ऑल आई कॉमा जे, जहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, ये बोल रहा है कि पाई आई पाई जे माइनस पाई आई जे इज मोर देन 0, मतलब है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स और ये जॉइंट, है ना, घटाया उसमें से, सो ये पॉजिटिव होगा फॉर आई। तो कोई एक सिंपल एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, कोई है ना, कोई एक स्कीम ले लो और एग्जांपल ले लो और उससे देख लो, मतलब डिस्कार्ड करने के लिए एग्जांपल से हो जाएगा, फॉर ऑल आई जे जहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन एन, बताओ, ये सिंपल प्रॉपर्टी आई थिंक, देख लो, सो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए।
ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट था ये, ठीक है। अ सैंपल ऑफ साइज स्मॉल n इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है, ठीक है। सो दिस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, तो सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी है कि उसमें प्रूफ थोड़ी करना, बस आपको सिंपल प्रॉपर्टी है ये, है ना। कि ये बोल रहा है कि यूनिट 1 एंड प्लस probability of selecting unit 1 plus probability of selecting unit 2 plus probability of selecting unit 3 and all, है ना, probability of selecting unit n, so all की probability को ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो सैम्पलिंग प्रोपोर्शंस कितना होता था, स्मॉल n बाई कैपिटल n, तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दोगे n से, तो यही n ही आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी एक ही ऑप्शन ट्रू है इसमें क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल रिजल्ट था, तो ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख, ये तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 59 जो है आपके पास, 59 कह रहा है, तो अभी मुझे लग रहा है 49 से 60 तक आज हम लोग एक बार ट्राई कर लेंगे। 60 तक ही आता है, ठीक है ना। पार्ट बी में 49 से 60 जो क्वेश्चन है वो यूनिट 4 का होता है। सो देखो 59 क्या कह रहा है, कंसिडर अ सीरीज ऑफ कंसिडर अ सीरीज सिस्टम विथ टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, ये मतलब रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है। सो कंसिडर अ सीरीज सिस्टम विथ टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, तो सीरीज सिस्टम है, मतलब सीरीज सिस्टम आप लोग जानते होंगे। सो दो कंपोनेंट है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से। सो कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, ठीक है जी। सो देर आर टू कंपोनेंट्स। सो 59 पढ़िए, ठीक है। देर आर कंसिडर अ सीरीज सिस्टम विथ टू कंपोनेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट C1 C2 मान लो। लेट द कंपोनेंट लाइफ स्पैन हैव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद डेंसिटी दिस, तो ये जो बोल रखा है x1 x2, तो मैं लाइफ स्पैन को x1 x2 से नोट कर रहा हूँ। x1 लाइफ स्पैन ऑफ कंपोनेंट 1, x2 इज द लाइफ स्पैन ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बोल रहा है इफ इन ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 xn of lifespan of these component are available, n ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x, अच्छा यहाँ मैं x1 x2 ना लेके t1 t2 ले लेता हूँ, लाइफ टाइम को लाइफ स्पैन, सो t1 क्योंकि x1 आगे इंट्रोड्यूस कर दिया इसने। तो n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 और xn ऑफ अ लाइफ स्पैन ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है ना। आपके पास n ऑब्जर्वेशंस है इसके लाइफ स्पैन का, इन कंपोनेंट का, ठीक है, IID है, एंड x बार आपको पता ही है। देन द MLE ऑफ पूछ रहा है रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, तो मतलब आपको बोल रहा है कि n ऑब्जर्वेशन ऑफ है ना, n ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास, n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 xn आपके पास है, ठीक है, xn है ऑन लाइफ स्पैन ऑफ कंपोनेंट दिस कंपोनेंट, ठीक है, आर अवेलेबल। तो पूछ रहा है आपसे MLE क्या होगा, है ना, व्हाट इज द MLE ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, MLE ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम है, सिस्टम में दो कंपोनेंट है, तो उसके n ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास कंपोनेंट्स के, तो पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन A है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन एक्स बार, इस पूरे का स्क्वायर। B है 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन एक्स बार, इस पूरे का स्क्वायर। C है e की पावर माइनस 2t अपॉन एक्स बार, ठीक है, एंड D है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t अपॉन एक्स बार। बताइए जी। सो देखो ये सीरीज सिस्टम में क्या होता है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द सिस्टम, देखो
मैंने यहाँ बोला है T1 T2 इज द लाइफ स्पैन ऑफ द कंपोनेंट्स. सो मैं T बोलता हूँ कि लाइफ स्पैन ऑफ सिस्टम, लाइफ स्पैन ऑफ सिस्टम. T1 लाइफ स्पैन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, T2 लाइफ स्पैन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट. तो ये T का क्या रिलेशन है T1 T2 के साथ? सीरीज में क्या करते हैं आप लोग? क्या होता है पैरेलल सिस्टम में? एडिशन. नहीं, ये लोअर क्लास में था ना फिजिक्स में पढ़ते थे लॉजिक गेट्स, उस तरह से है. ये क्या होता है कि दिस सिस्टम विल वर्क इफ एंड ओनली बोथ विल वर्क. तो दोनों अगर 1 है तभी 1 होगा, कोई भी एक 0 हुआ तो 0 हो जाएगा. तो ऐसा कब होता है? मिनिमम ऑफ T1 T2. ये है मतलब देखिए अगर T1 0 T2 0 तो T 0 हो जाएगा. 0 मतलब नॉट वर्किंग, 1 मतलब वर्किंग. ठीक, तो T1 T2 में से किसी भी एक को 0 रख दो, मतलब एनी वन इज नॉट वर्किंग, सिस्टम विल नॉट वर्क. तो T1 को 0 रखो या T2 को 0 रखो, T 0 आ जाएगा. इफ बोथ T1 T2 आर 1 मीन्स बोथ आर वर्किंग देन सिस्टम विल बी वर्किंग. तो मतलब दोनों 1 होगा तभी सिस्टम वर्क करेगा. सो ये मिनिमम जो है ये सिस्टम की रिलायबिलिटी मतलब फॉर्मूला है. अगर T1 T2 आर रिलायबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स then minimum of T1 T2 is the reliability of the system. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? सिंपल थ्योरम है ये, तो सिंपल थ्योरम आपने पढ़ा होगा. कोई बताइए T1 T2 एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रेट लैम्डा है ना. पीडीएफ दे रखा है हमें, इसका पीडीएफ है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स. किसी को आ जाए, ये तो थ्योरम है ना. फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन? प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे या मिनिमम लेंगे? प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? अच्छा उससे भी काम हो जाएगा ना, प्रोडक्ट से भी हो जाएगा. लेकिन प्रोडक्ट से मुझे लगता है आंसर आएगा. आई डोंट थिंक आंसर आएगा प्रोडक्ट से आपका. ठीक है, यहाँ पे मिनिमम लेना पड़ेगा. अगर मान लो 3 होता 4 होता तो देखते हैं इससे करके क्या आता है. तो ये क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल रेट ऐड हो जाता है ना, तो लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा हो जाएगा. ठीक है, अब ये हमारे पास कंपोनेंट दे रखा है. बाकी अपने तरीके चेक करो, तो मैं ऐसे ही बता रहा था. प्रोडक्ट लोगे तब भी वही आएगा, मेरे लगता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा. सो यू ट्राई फर्स्ट, आप ट्राई करके देखो क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, जो भी आपको समझ आ रहा है पहले उससे ट्राई करके देखो. सो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी T मोर देन T, यही रिलायबिलिटी है ना, 1 माइनस CDF. तो ये कितना होगा? T मोर देन T कितना आएगा? ये निकालोगे जैसे E की पावर माइनस लैम्डा T हो जाएगा. यहाँ 2 लैम्डा है ना, 2 लैम्डा T. अच्छा, और CDF निकालेंगे तो क्या होता? रिलायबिलिटी फंक्शन एंड ये होगा ना -2 लैम्डा T रिलायबिलिटी, क्योंकि 1 माइनस CDF रिलायबिलिटी फंक्शन क्या होता है? 1 माइनस CDF. सो ये होगा E की पावर -2 लैम्डा T, क्योंकि इसी में अगर आप लिखते जैसे एक्सपोनेंशियल लैम्डा, इसका PDF है ये, अगर इसका CDF लिखोगे तो E की पावर माइनस लैम्डा एक्स होगा. रिलायबिलिटी फंक्शन लिखोगे E की पावर माइनस लैम्डा एक्स होगा. ठीक है, PDF ये है, CDF ये है, रिलायबिलिटी फंक्शन ये है. ठीक है, सो रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम आएगा T मोर देन T, ये आ गया, मैं T के टर्म में लिख रहा हूँ. अब लैम्डा का एमएलई क्या होगा? एक्सपोनेंशियल लैम्डा में लैम्डा का एमएलई कितना आता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कि x1 x2 xn तो कंपोनेंट्स हैं, और कंपोनेंट IID एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा है जिसका PDF है ये लैम्डा E की पावर माइनस लैम्डा एक्स. तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि एमएलई ऑफ लैम्डा क्या आता है? यहाँ एक्सपेक्टेशन कितना आएगा? इसका एक्सपेक्टेशन है 1 अपॉन लैम्डा ना, तो एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन लैम्डा है, तो 1 अपॉन लैम्डा एक्स बार आएगा. एक्चुअली अगर आप निकालेंगे तो लैम्डा इज 1 बाई एक्स बार आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा मीन है ना, और एक्स बार
मतलब मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है ना एक्सपेक्टेशन का, तो यहाँ आएगा 1/x बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, तो ये e की पावर -2 लैम्डा टी, e की पावर -2 टी और लैम्डा को रखो 1/x बार, सो 1/x बार, सो दिस इज द आंसर। सो e की पावर 2t x बार, 2t/x बार, ये सी ऑप्शन सही है। देख लो जी, कुछ कन्फ्यूजन है बताओ। तो ये पैरेलल सिस्टम है तो यहाँ मिनिमम लिया है, सॉरी सीरीज सिस्टम है तो मिनिमम लिया है मैंने, अगर पैरेलल सिस्टम होता तो मैक्सिमम लेता मैं, ठीक है। ये वही बात है जो आप प्रोडक्ट समझ रहे हो, है ना। कुछ कन्फ्यूजन है बताइए, देख लो। नेक्स्ट देखो 60 लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आज की क्लास में हमने है ना 49 से 60 पूरा ट्राई कर लिया। अभी हम देख रहे हैं जून 2016 वाला पेपर कर रहे थे ना हम लोग। सो इसमें 60 नंबर क्वेश्चन देखो, ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं जून 2016 वाला पेपर है, इसमें 49 से स्टार्ट करके 60 तक पूरा हो गया। बाकी पहले जो पेपर में डिस्कस किए जून 15 दिसंबर 15, उसमें लास्ट के 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो मैं करूंगा अभी एक एक क्वेश्चन में एक एक क्लास में एक एक पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को पता है जो भी क्वेश्चन नहीं होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। सो अभी देखो 60 नंबर ट्राई करते हैं क्या है। सो 60 जो कह रहा है कि, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 60 है कि कस्टमर अराइव एट एन आइस sorry customer arrive at an ice cream parlor according to a Poisson process with rate 2, service time distribution has density exponential 3। तो मतलब अराइवल है एक्सपोनेंशियल विद रेट 2, सर्विस है ना, सर्विस टाइम जो है मतलब अराइवल प्रोसेस है पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 2, सर्विस प्रोसेस है पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 3, है ना, इस तरह से। एंड है ना, इंटर अराइवल टाइम जो है एक्सपोनेंशियल 2 होगा और सर्विस टाइम जो है एक्सपोनेंशियल 3 है। अपॉन बीइंग सर्व्ड अ कस्टमर में रीजॉइन द क्यू विथ प्रोबेबिलिटी 0.4। अच्छा, अपॉन बीइंग सर्व्ड अ कस्टमर में ज्वाइन, है ना, में रीजॉइन द क्यू विथ प्रोबेबिलिटी 0.4 इंडिपेंडेंटली ऑफ द न्यू अराइवल्स, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 1 प्लस 0.4 लैम्डा 1 टाइप, इस तरह कुछ सॉल्व कर देखते हैं क्या होता है। सो अच्छा प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है। अपॉन बीइंग सर्व्ड अ कस्टमर में रीजॉइन द क्यू विथ प्रोबेबिलिटी 0.4 independently of the new arrivals, also a returning customers service time is the same as of the new arriving customer, ठीक है। तो कस्टमर का सर्विस टाइम से दोबारा आएगा तब भी सर्विस टाइम वही रहेगा जो शुरू में था, ठीक है। सो हाँ, मिनिमम से सही है ना, मिनिमम मैक्सिमम से कीजिए इजी रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना तो मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट पता है इसीलिए। ठीक है, इस पे आते हैं। तो कह रहा है कस्टमर बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, xt इज द नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू एट टाइम t, ठीक है जी। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो अराइवल है वो अराइवल रेट 2 है और सर्विस रेट 3 है, ठीक है। अराइवल रेट 2 है, सर्विस रेट 3 है। जो कस्टमर क्यू में है वो दोबारा ज्वाइन कर लेगा क्यू को, मतलब अपॉन सर्व द कस्टमर, सर्विस के बाद कस्टमर विल ज्वाइन द क्यू अगेन विथ प्रोबेबिलिटी 0.4। तो अब कह रहा है कि xt एक नया आपको डिफाइन किया है, xt इज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू एट टाइम t, नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू एट टाइम t, ठीक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो कह रहा है कि xt ग्रोज विदाउट बाउंड विथ प्रोबेबिलिटी 1, xt grows without bound with probability 1, मतलब अनबाउंडेड होगा, है ना। एंड b जो है xt has a stationary distribution, xt has stationary, है ना, एक क्यूइंग थ्योरी का क्वेश्चन है। c जो है, अच्छा आगे भी लिखा हुआ है गिवन बाई डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाई पाई के इज इक्वल टू
ये ज्योमेट्रिक एक्चुअली है ना, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है। सो पाई के इज इक्वल 1/3 2/3 की पावर k वेयर k इज 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एंड c है xt हैज एक्सटेंशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, बस यही है, बस डिस्ट्रीब्यूशन बदल दिया, तो इसमें बस डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बदल के क्या कर दिया है कि देखो आपके पास क्वेश्चन तो है ही, आप ट्राई करो। तो ये है 0.1 0.9 की पावर k, ठीक है। फिर k कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 चलता रहेगा। एंड फोर्थ में भी यही है, बस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बदल दिया। सो ठीक है, सो डी ऑप्शन भी यही है, बस आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। सो यहाँ पे पाई के इज 0.4 0.6 की पावर k, फिर k टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। बताइए, तो ये अभी के लिए ना हमने 2016 जून वाला पार्ट बी के जितने 12 क्वेश्चन वो डिस्कस मतलब भी कर रहे हैं, पार्ट बी वाला पूरा हो गया इसका। तो आप लोग खुद से सॉल्यूशन बनाओ, है ना, घर पे बैठ के एक बार फिर से, जैसे मैंने किया ना, फिर से बैठ के सारे पेपर का आप सॉल्यूशन लिखो, जो भी ईयर वाइज पेपर है 2011 से लेकर 24 तक, अभी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से लिखो, तो उससे आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा और आप रिवाइज भी कर पाओगे और रिवीजन भी हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में ईजी रहेगा आपको, है ना। जितना रिवाइज करोगे उतना फ़ायदा है। ठीक है जी, MM1 है लेकिन यहाँ पे रीज्वाइन हो रहा है ना, ये MM1 है लेकिन विथ ना कस्टमर रीज्वाइन विथ प्रोबेबिलिटी 0.4 है ना, यहाँ पे एक कंडीशन था ना, सर्व्ड कस्टमर रीज्वाइन क्यू विथ प्रोबेबिलिटी 0.4, है ना, इस तरीके से है। तो सोचिए और बताइए। तो आपको इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, है ना, तो समझ आ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा ना, अराइवल रेट, क्योंकि अराइवल रेट चेंज हो रहा है। तो हमने एक क्वेश्चन इस तरह का किया था कुछ दिन पहले, इन्होंने पूछे थे ना, आपने पूछे थे संजीवनी, जब एक बार था कि एक क्यू से दूसरे क्यू में, दूसरे क्यू से फर्स्ट क्यू में
मिनट, माइक थोड़ा डाउन हो गया। कह रहा था, ठीक है ना, तो इफेक्टिव अराइवल रेट तो ये है ना, इफेक्टिव अराइवल रेट ये है, और ये सर्विस रेट है। तो रो की जो वैल्यू है लैम्डा अपॉन म्यू, जो कि मोर देन 1 हो गई, तो होना क्या चाहिए था, लेस देन 1। तो इसका मतलब है सिस्टम इज अनस्टेबल, है ना, सिस्टम इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो ये विदाउट बाउंड होगा, तो ए सही है, बाकी गलत होगा। अनस्टेबल सिस्टम डू नॉट हैव स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार चेक कर लो, क्योंकि अराइवल रेट ज्यादा है, सर्विस रेट कम है, तो वो लाइन बढ़ती चली जाएगी ना, क्योंकि यहाँ सर्विस रेट तो 3 ही है और अराइवल रेट 3.3 है, तो वो क्या होता जाएगा, लोग, क्योंकि सर्विस रेट तो कम है और अराइवल रेट ज्यादा है, तो लाइन फिर है ना बढ़ती चली जाएगी, दैट्स वाई। ठीक है, तो अभी हमने 2006, है ना, ये जो पेपर था 2016 जून, है ना, CSIR नेट वाला पेपर का हमने मेनली अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पार्ट बी, और पार्ट बी के भी अंदर डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4। तो आज हमने यूनिट 4 के क्वेश्चन नंबर 40 से 49 से क्वेश्चन नंबर 60, इतना ही आता है ना, 12 क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी यूनिट 4 से, ठीक है, 12 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो ये 36 मार्क्स का है ना कंट्रीब्यूशन है इसका, ये है। और आपको पार्ट बी में टोटल करने होते हैं 25 क्वेश्चन, है ना, तो 12 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, 12 में से आप घर पर अगर 6-7 क्वेश्चन का भी टारगेट रखोगे तो 50% यहाँ से कर सकते हो, बाकी और टॉपिक देख लो, है ना, लीनियर रियल जैसे कल मैं बता रहा था। ठीक है, तो कल आगे कंटिन्यू करते हैं, मे बी कल, है ना, 2016 वाला दिसंबर का पेपर करेंगे, तो आप ये चाहो तो ट्राई करके भी आ सकते हो। ठीक है, अब यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू। ठीक है जी, ओके।